15 दिन में जो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हम क्या पढ़े। जैसे कभी हम रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है सवाल छूट रहे हैं, सवाल करते हैं तो लगता है रिवीजन छूट रही है, बायो पढ़ते हैं तो लगता है फिजिक्स छूट रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लगता है बायो छूट रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन बहुत सारी हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम जो है अब स्ट्रैटेजाइज करते हैं साथ में। लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे आपके पास, आपको हर दिन 2 पेपर देना पड़ेगा। अब ये मैं किन के लिए बोल रही हूँ बेटा, ये थ्योरी, ये पार्ट मैं किसके लिए बोल रही हूँ, ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका भी रिवीजन वाला पोर्शन बच्चा है। जो 2 मॉक टेस्ट देने हैं वो दोनों मॉक टेस्ट जो है इस तरीके से देने हैं कि एक तो 2.5 घंटे में खत्म हो, दूसरा उससे जो भी आपसे मिस्टेक हुई, जो भी सारी चीजें हुई, उसको आपको जरूर एनालाइज करना है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, राइट? नीट का एग्जाम आने ही वाला है, सिर्फ 15-20 दिन बाद नीट का एग्जाम हो गया। लास्ट 15 डेज हमारे पास जो है नीट के बच्चे हैं। सब लोग अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, पेपर सॉल्व कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ क्वेश्चन मुझे हर बच्चे से मिल रहा है कि मैम अब 15 दिन बचे हैं तो क्या किया जाए। मतलब 15 दिन का बेस्ट यूटिलाइजेशन प्लान क्या होना चाहिए, 15 दिन में अपना सिलेबस को कैसे रिवाइज करना चाहिए कि हम बेस्ट कर पाए, राइट? सी बहुत सारे तरीके के बच्चे हैं, बहुत ऐसे हैं जो साल भर से बहुत ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को बहुत घिस रहे हैं। उनके लिए 15 दिन बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जितनी मेहनत हमने साल भर करी, वो मेहनत अगर हम 15 दिन में स्ट्रैटेजाइज कर ले, ये सारे जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा उसको सही से रिवाइज करके चले जाए, तो बेटा हम कमाल करने वाले हैं, राइट? कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मतलब अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन रिसेंटली जस्ट उनका सिलेबस जो है खत्म हुआ होगा, कुछ ना कुछ चैप्टर कोई ना कोई सब्जेक्ट में अभी भी ऐसा कच्चा पक्का सा रहा होगा। वो बच्चे भी हैं, वो कैसे अपने मार्क्स को इंप्रूव करें, उनके लिए क्या होना चाहिए, राइट? तो मैं सारे बच्चों को एक साथ लेके चल रही हूँ, राइट? सो पहली बात, फॉर दिस स्ट्रैटेजी आई एम ओनली कंसीडरिंग द स्टूडेंट्स जो कि साल भर मेहनत करे हैं, साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है, साल भर से मतलब बहुत अच्छा तो नहीं मैं कह रही, पर काफी अच्छा स्कोर किया है, बट कहीं ना कहीं अब आके मार्क्स उनके स्टक हो गए हैं। उन बच्चों को हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। जो भी बच्चे ऐसे रहे हैं साल भर जिन्होंने यार कुछ भी नहीं पढ़ा, सच बताओ अपने आप से भी झूठ बोला है, कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह ही गई हैं, हमने नहीं करी पढ़ाई और बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, तो बेटा फिलहाल के जो तो मैं आपको 15 दिन में कुछ नहीं करवा पाऊंगी, आई एम सॉरी फॉर दैट। 15 डेज में तो कुछ कमाल नहीं हो पाएगा, राइट? सो बेसिकली ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव पुट ऑल इन देयर एफर्ट्स फॉर द थ्रू आउट द ईयर, अब वो 15 दिन में जो ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हम क्या पढ़े। जैसे कभी हम रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है सवाल छूट रहे हैं, सवाल करते हैं तो लगता है रिवीजन छूट रही है, बायो पढ़ते हैं तो लगता है फिजिक्स छूट रहा है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो लगता है बायो छूट रहा है। तो ये सब कंफ्यूजन बहुत सारी हैं, तो उन सारी चीजों को हम जो है अब स्ट्रैटेजाइज करते हैं साथ में मिलकर, राइट? तो हमें पहली बात है फाइनल रिवीजन कैसे करनी है अपने लास्ट के 15 डेज में। देखिए फाइनल रिवीजन को करने के लिए मोटा मोटा अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स आपके कंसीडर कर रही हूँ, बायो और फिजिक्स और केमिस्ट्री, और उसमें कुल मिला के हम 80 चैप्टर के आसपास, एक अंदाजे से 79 to 80 चैप्टर्स हमारे पास होते हैं पूरे सिलेबस में, जिसको हमें अब इन 15 दिनों में रिवाइज करना है। तो वो हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, आप जरा समझने की कोशिश करिए। मैंने क्या किया, अपने सिलेबस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट? एक है थ्योरी पोर्शन और एक है न्यूमेरिकल पोर्शन। मैं तीनों सब्जेक्ट्स को क्लब करके आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास या तो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं या फिर न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं। तो जो मेरे थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स है उसमें बेटा मेरा पूरा बायो आता है, साथ में मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आता है। आई एम श्योर सबको पता है ये बात कि इसमें हमारा थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सिमिलरली अगर न्यूमेरिकल पोर्शन में देखें तो फिजिक्स का जो पार्ट है और जो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है वो हमारा मैक्सिमम न्यूमेरिकल को डील करता है। देखिए यहाँ पे थ्योरी भी होता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है वो न्यूमेरिकल का रहता है, राइट? तो कई बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि थ्योरी पढ़े या न्यूमेरिकल पढ़े, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं कि अपने सिलेबस को थ्योरी और न्यूमेरिकल में आपने डिवाइड कर लिया। अब आप क्या करिए, जो भी पोर्शन थ्योरी वाला है, जब आप बायो पढ़ रहे हैं, जब ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप इसमें थ्योरी पे ही फोकस करेंगे। थ्योरी आपका फोकस्ड पोर्शन रहेगा और इसमें हम क्या फॉलो करेंगे, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफकोर्स हम सारे नोट्स को एक क्विक रिवीजन देंगे। देखिए मैं ये नहीं कह रही आपने इतनी सारी नोटबुक बना ली सबको पढ़ लो। जब आप नोट्स बना रहे होंगे आपने बहुत सारी चीजें अंडरलाइन करी होंगी। जब आप नोट्स बना रहे होंगे टीचर ने आपको बताया होगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नोट्स बना रहे होंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपसे एक बार में नहीं बनी होंगी, कुछ न्यूमेरिकल से, कुछ आपने सब जॉट डाउन करके लिखा हुआ है, उनको देखने का समय है। कोई भी ऐसी चीज जो आप
कर रहे थे, पहले आपसे गलत हो रही थी, टीचर ने बोला था इंपॉर्टेंट है, आपकी नजरों से अब छूटनी नहीं चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है एग्जाम में जाने से पहले हम अपने सारे नोट जो हमने इतनी मेहनत से बनाए उन सबको एक बार गो थ्रू करके जाएं, राइट। तो हमें अपने नोट्स को एक फाइनल टच ऑफ रिवीजन देना है। थ्योरी पोर्शन के लिए हम अपने नोट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जैसे केमिस्ट्री के लिए मैं बता दूं नेम रिएक्शंस हम बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं, बहुत सारी चीजें बातों बातों बताते हैं। क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड का सवाल आता ही आता है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट का सवाल आता ही आता है बेटा, एफ ब्लॉक की कॉन्फिगरेशन का सवाल आता ही आता है बेटा। देखो मैंने 3 चीजें ऐसी बता दी आपको कि ये तो आना ही है, केमिस्ट्री में फिक्स्ड है, हर साल आता है, तो उनको देखो ना, इन थ्योरी में रिवाइज करो, सारे एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशंस रिवाइज करो, सारे आप अपने मैग्नेटिक मोमेंट के क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो एक बार फटाफट से देखो, कोई रह ना जाए, किसी का एटॉमिक नंबर ना भूल जाऊं, सारी चीजें देखो, कोई रिएक्शन ना भूल जाओ, मैं इनऑर्गेनिक का मुझे पता होना चाहिए, नेम रिएक्शंस मेरे सारे टिप्स पर होने चाहिए, रिएजेंट्स मेरे टिप्स पर होने चाहिए, वो सारी चीजें, चाहे आप इसमें आपने जो अपनी डायरी बनाई है या फिर अपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उन सबको एक बार अपनी आंखों के सामने से रिवाइज करो। जितने भी फैमिलीज है बायो में, जितनी भी आप एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जो भी सब पढ़ते हैं, जितना भी फैमिलीज है, सारा थ्योरी पोर्शन आपको रिवाइज करना होगा। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए और खासकर बायोलॉजी के लिए तो हमें अपने नोट्स खोलने पड़ेंगे, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। सो हो सकता है कुछ पोर्शंस के लिए इन तीनों सब्जेक्ट्स में हमें एनसीईआरटी को भी ओपन अभी करना पड़े। जैसे कि ऑर्गेनिक में फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम लोग पढ़ाते हैं, एल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टी, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उसमें एनसीईआरटी के हर एक टेबल को देखना, केमिकल बॉन्डिंग में एनसीईआरटी के हर एक टेबल को पढ़ना, बॉन्ड लेंथ वाला टेबल है ये वो, सारी चीजें एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी टेबल अभी हमें रिवाइज करनी होगी, राइट। सो ये सारी चीजें तो हम थ्योरी वाले पोर्शन को अपना केटर करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के टेबल्स रिवाइज करेंगे, हम अपने नोट्स रिवाइज करेंगे, अगर हमने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया तो वो रिवाइज करेंगे, राइट। फिर आते हैं उस पोर्शन पे जो हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो कि फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली रहता है। इनके लिए तो मैं आपको एक सिंपल सजेशन दूंगी, क्योंकि हमारे पास देखिए अभी बहुत ज्यादा समय तो बचा नहीं है, सिर्फ 15 दिन ही है, उसमें मुझे इनकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल सॉल्व करने। तो जब मैं इनके प्रैक्टिस कर रही हूंगी तो मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पर होगा, न्यूमेरिकल्स पे। तो मैं न्यूमेरिकल्स में क्या क्या प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं अपने सारे पुराने AITS को प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं सारे पुराने जितने भी माइलस्टोन के एग्जाम्स हुए हैं मैं उनको प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और अगर चलो ये सब भी कुछ नहीं है तो हम सारे PYQs में जितने न्यूमेरिकल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हमारे इन चैप्टर के, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में बोल रही हूँ सोल्यूशन है, इलेक्ट्रो है, ये सारे चैप्टर्स के मेरे न्यूमेरिकल बन रहे हैं, तो मैं लगभग मान सकती हूँ ना इससे रिलेटेड थ्योरी मुझे आती है ना। तो मैं इसमें थ्योरी में जाके मैं एनसीईआरटी नहीं खोलूंगी, इनके लिए मैं इनके लिए नोट्स को नहीं देखूंगी, इनके लिए मैं क्या लगाऊंगी, पेपर लगाऊंगी, कि मैं सीधा क्या लगाऊंगी, सवाल लगाऊंगी। तो मैंने अपने PYQs का पेपर चैप्टर वाइज उठा लिया, मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन लगा दिए, अपना इक्विलिब्रियम के सारे सवाल लगा दिए। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू थ्योरी रिवाइज करना चाहूंगी। तो यहाँ पर आपका मेजर फोकस है क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और उसके साथ आपको आगे बढ़ना है, मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। और यहां पर आपका मेजर फोकस क्या है, थ्योरी। यहाँ पे आपको एनसीईआरटी पढ़ना, तो यहाँ मेजर थ्योरी करना है और यहाँ पे आपको मेजर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, राइट। सो इस तरीके से हम अपने सिलेबस में जो रिविजन प्लान है उसको बैलेंस कर सकते हैं बिटवीन थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। एक चीज तो हमने ये कर ली। अच्छा, एक चीज और हो सकती है कि मान लो मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल मुझसे नहीं बन रहा, तो जब मुझसे पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, मतलब वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल में जो थ्योरी यूज हो रही है वो नहीं आती मुझे, तो उन्हीं न्यूमेरिकल के लिए मैं थ्योरी करूंगी, पूरी थ्योरी या चैप्टर की थ्योरी नहीं पढ़ने वाली अब मैं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बचा है मेरे पास। तो इनके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी को तब फोकस करेंगे जब हमारे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स में हमें दिक्कत आ रही होगी, करेक्ट है। तो इस तरीके से हम पहले तो बैलेंस करेंगे अपने सिलेबस को थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में, राइट। अच्छा ठीक है, अब मैंने ये सब तो आपको बता दिया कि आपने कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो अब ये सब जो हमने किया है वो सही हुआ है, कुछ फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा, वो कब पता चलेगा बेटा, जब हम मॉक टेस्ट देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं ना, हमारे पास लास्ट के 15 दिन ही बचे, बहुत ज्यादा टाइम तो अब हमारे पास बचा नहीं है, तो हम अपने 15 डेज को डिवाइड कर देते हैं। देखिए बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं 10 डेज प्लस 5 डेज में। मैं आपको मोटा मोटा दे देती हूं बहुत आराम से। 10 डेज उन बच्चों को ले लो जिनको प्रॉपर रिवीजन करना है, आप 10 डेज में
मस्त रिविजन करो, कोई नहीं रोक रहा। जब आप 5 डेज में आएंगे बेटा, 5 डेज में जब आप आओगे तो आप प्रॉपर मॉक टेस्ट देना। अब 5 डेज में मॉक टेस्ट कैसे देंगे? 5 डेज में मॉक टेस्ट देने का मतलब ये रहेगा, ओवरऑल आपको पर डे एटलीस्ट 2 पेपर देने पड़ेंगे, एटलीस्ट पर डे, हर दिन। तो लास्ट के जो 5 दिन बचेंगे आपके पास, आपको हर दिन 2 पेपर देना पड़ेगा। अब ये मैं किन के लिए बोल रही हूँ बेटा, ये थ्योरी, ये पार्ट मैं किसके लिए बोल रही हूँ? ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जिनका भी रिविजन वाला पोर्शन बच्चा है। ऑल दो स्टूडेंट जिनके मार्क्स अभी 400, 450, 480, 500 तक टिके हैं। अगर आपके मार्क्स इतने टिके हैं बेटा, इसका मतलब आपको एक मस्त रिविजन की जरूरत है। ये मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज, हम इतने 10 साल के एक्सपीरियंस से यही देखते आए हैं कि अगर बच्चे का मार्क्स रुक गया है 450 पे, 500 पे, 530 पे, मतलब 550 के ऊपर नहीं पहुंच रहा अभी, मैं 550 के ऊपर की बात नहीं कर रही, 550 से नीचे हूं मैं, मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा रुक रहे हैं, इसका मतलब मुझे रिवीजन की बहुत सख्त नीड है, और अब नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी, फिर रह जाएगा और दिल में मेरे एक रिग्रेट रह जाएगा कि मैं जानती थी, मैं पढ़ सकती थी, या मैं पढ़ सकता था, सब कुछ मुझे पता था, लेकिन मेरे से रह गया। आई एम श्योर आप में से कोई भी बच्चा वो रिग्रेट के साथ तो नहीं आगे बढ़ना चाहेगा, है ना। failures is fine but regret is not fine for me also। it's failures was okay, आप सीखेंगे कुछ, लेकिन regret that will not let us live a peaceful life। तो रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में ना, इसलिए बहुत जरूरी है वो बच्चे जिनका स्कोर अभी रुका हुआ है 450, 450 से ऊपर पहुंच नहीं रहा है, बहुत ज्यादा पूछ रहा है तो 500 तक पहुंच रहा है, 550 तो मतलब ही नहीं है पहुंच जाए, उनको ये करना पड़ेगा क्योंकि उनको बहुत अच्छे से रिविजन करना है। दे नीड अ प्रॉपर रिविजन। सो उन्हें 10 दिन लगकर दिन रात रिविजन करना पड़ेगा, 10-10, 12-12 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब जाके आपका मस्त रिविजन होगा। फिर आराम से बैठना, अब रिवीजन कर लिया है तसल्ली से, अब फिर से मॉक टेस्ट देना, दिन में 2-2 मॉक टेस्ट दे दो। अगर आप 5 दिन भी 2-2 मॉक टेस्ट देते हो बेटा, 10 पेपर हो जाएंगे आपके, सफिशिएंट है 10 पेपर की प्रैक्टिस, है ना। ऐसा नहीं है पिछले साल भी कुछ नहीं किया, सब कुछ कुछ करते आए तो 10 पेपर दे देंगे। तो अगर मैं 2 पेपर भी एक दिन में दूंगी तो मैं 10 पेपर दे दूंगी नीट में जाने से पहले, करेक्ट है ना। तो ये वो बच्चे करने वाले, ये 15 डेज का पूरा प्लान उन बच्चों के लिए बहुत एफिशिएंटली वर्क करेगा जिनका मार्क्स 450 या 500 तक टिका हुआ है, 550 नहीं पहुंचा। अब जिनका 550 पहुंच चुका है, 550 से ऊपर भी जा रहा है, 600, 650 नहीं पहुंच रहा, उनके लिए क्या है अलग से डिस्कस करें। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब ये सब आपको करना तो है, मैंने आपको बता दिया आपको ये सब करना है। क्या आपको लगता है ये ऐसे पॉसिबल होगा? नहीं यार, ऐसे कैसे बैठे बैठे पॉसिबल होगा? ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आप अपने लिए एक बेस्ट रूटीन ना चूज कर लें। बेस्ट रूटीन के अंदर बेटा कुछ भी कर लो, एनी हाउ देयर शुड बी 10 to 12 आवर्स ऑफ स्टडी। कम बोल रही हूँ 10 to 12 आवर्स, 10 से 12 कम बोल रही हूँ, 12 से 14 होना चाहिए, बट फिर भी ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मिनिमम को मिनिमम 10 से 12 घंटे जो है इस टाइम पे करना ही पड़ेगा बेटा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपको अपने लिए एक बेस्ट रूटीन बनाना है, आपको अपना पूरा प्लानिंग करके सारी किताबें कॉपी वापस से निकाल के अपने आप को 10 दिन के लिए प्रॉपर रिवीजन में डालना पड़ेगा, जिसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल का वेल बैलेंस चीजें रहेंगी, और साथ साथ आप क्या प्रैक्टिस करोगे, लास्ट के 5 दिन में मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो। ये सारी चीजें वो बच्चा बहुत अच्छे से करेगा जिसका रिविजन अभी कहीं ना कहीं थोड़ा गड़बड़ा रहा है। लगता है कर लेंगे, कर नहीं पाते हैं। वो लगता इसलिए है क्योंकि पढ़ रखा है क्लास में, कर नहीं पाते क्योंकि उस टाइम रिवीजन नहीं करी। तो हमें अभी फिलहाल 10 दिन अपने प्रॉपर रिवीजन को देने पड़ेंगे। कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फ्रेंड की बात नहीं सुननी, मेरा फ्रेंड ऐसे कर रहा है, मेरा फ्रेंड ऐसे कर रहा है, सब सुन लेना नीट के एग्जाम के बाद। सो देयर इज नो पॉइंट कि हम किसी फ्रेंड की बात सुने, देयर इज नो वे हम कौन क्या कर रहा है वो देखे, और ना हमारे पास इतना टाइम है कि हम 50 वीडियोस देखें और कोई भी काम ना करें। तो वी हैव टू गेट आवरसेल्फ डिटॉक्स फ्रॉम द सोशल मीडिया। बिल्कुल अपने आप को डिटॉक्स कर दो, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना, सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। आपने देखा है ना हॉर्स कैसे आंखों के आसपास ऐसे लगा देते हैं कि उधर उधर ना देखे, डिस्ट्रैक्ट ना हो, बिल्कुल ऐसे ही अपने आसपास ऐसे लगा लो, सिर्फ अपनी आंखें मंजिल की तरफ और काम। क्योंकि 15 दिन बचे हैं, अब भी नहीं करा तो कब कब,
है ना। बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी है बच्चों आपसे, आपको आपकी भी उम्मीद है, मतलब बहुत लोगों की क्या उम्मीद है वो तो हम बाद में देखेंगे, हमारी खुद से भी तो उम्मीद होती है ना। हम सबसे पहले तो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो हम अपनी नजरों में तो उठे, हम अपनी नजरों में तो ये सोचे कि यार नहीं हम अच्छा कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए अभी हमें ये करना पड़ेगा। क्लियर है। आप अगर ये 10 आवर्स 12 आवर्स आराम से पढ़ रहे हो ना तसल्ली से, आपको भी अच्छा लगेगा, रात को नींद भी आपको अच्छी आएगी, राइट। और थक के सोगे ना नींद अच्छी आएगी। तो इसलिए अपना टाइम को इफेक्टिवली यूज करो, अपने लिए एक बेस्ट रूटीन बनाओ। अब आते हैं उन लोगों पे जो बच्चे ऐसे हैं कि मैम हमारा ऑलमोस्ट ठीक ठाक से रिवीजन हो चुका है, एक बार सबने गो थ्रू कर लिया है, हमारे जो मार्क्स हैं वो 550 से 600 के रेंज में है। अब आप हमें ये बताइए कि इस मार्क्स को हम बूस्ट करके 650 प्लस कैसे ले जाते हैं इन द लास्ट 15 डेज। तो बेटा उन बच्चों के लिए मेरे पास एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल सा, जो कि बहुत ज्यादा आपसे टाइम नहीं लेगा, बहुत सिंपल है। आप अपने रूटीन में 12 आवर्स का स्टडी तो रखेंगे ही रखेंगे, उसमें कोई बात है ही नहीं। उस 12 आवर्स को बेटा आप 4 पार्ट्स में जो है डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो है आप भी रिवीजन करेंगे, बट आप रिवीजन का टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। वो बच्चे बहुत ज्यादा रिवीजन कर रहे हैं, आपको थोड़ा सा कम रिवीजन कर सकते हो क्योंकि आपने पहले ठीक ठाक रिवीजन कर लिया है। बट फिर भी मैं मानूंगी मिनिमम आपको 4 आवर्स मिनिमम आपको पर डे का रिवीजन करना है। साथ में 2 आवर्स आपको PYQ सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो आप जो भी रिवाइज करेंगे उससे रिलेटेड PYQ आप सेम डे को सॉल्व करेंगे ही करेंगे, दैट इज वेरी श्योर। ओके, ऑल्सो उसके बाद बेटा आपको एनी हाउ 2 मॉक टेस्ट डेली देना है। डेली आपको 2 मॉक टेस्ट देने। देखिए मैं वापस बता रही हूं, ये उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनका मार्क्स ऑलरेडी 550 क्रॉस कर चुका है, 600 पहुंच रहे हैं लेकिन 650 नहीं पहुंच पा रहे। तो उनको क्या करना है, उनको डेली डेली 2 मॉक टेस्ट देने ही देने हैं। बट हर बार जब आप 2 मॉक टेस्ट देंगे आप 2.5 आवर्स का टाइमर लगा के चलेंगे। 2.5 आवर्स में आपको एक टेस्ट देना, आपको 3 आवर्स नहीं देना, आपको 2.5 आवर्स में देना। और हर मॉक टेस्ट के बाद आपको 1 आवर का एनालिसिस प्लान करना है। सो 1 आवर का आपका एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट जरूर होना चाहिए, राइट। सो आपने जो 2 मॉक टेस्ट देने हैं वो दोनों मॉक टेस्ट जो है इस तरीके से देने हैं कि एक तो 2.5 घंटे में खत्म हो, दूसरा उससे जो भी आपसे मिस्टेक हुई, जो भी सारी चीजें हुई उसको आपको जरूर एनालाइज करना है। बैठ के आपको देखना है आपसे क्या गलतियां होती है, नोट करो मैं हाई प्रेशर में ये गलती करता हूं, मेरे से ये मिस्टेक हो गई, मुझसे ये फॉर्मूला छूट गया, ये सब रह गया। और ये सब करने के बाद आपकी जो भी एनालिसिस निकल कर आएगी, इंक्लूड दैट इन द नेक्स्ट डे रिविजन। इंक्लूड योर एनालिसिस, इंक्लूड ऑल योर वीक पॉइंट्स इन नेक्स्ट डे रिविजन। और ये आपको कॉन्टिन्यूअस 15 दिन कर करना है, कॉन्टिन्यूअस 15 दिन तक करना है। क्या मेरी बात समझ आई? तो मैं वापस से बता रही हूं, जो भी बच्चा अपना स्कोर 500 से नीचे है, 450, 500, 550 से नीचे रहता है, उसको अपने रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना है। 10 डेज फुल रिवीजन करना है, 5 डेज मॉक टेस्ट करने हैं, राइट। एंड दोज हु आर ऑलमोस्ट टचिंग 600 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं तो उनको डेली रिवीजन तो करना ही है, पर थोड़ा सा रिड्यूस कर देना टाइम। डेली रिवीजन को 4 आवर्स देने हैं, 2 आवर्स आपको डेली PYQ को सॉल्व करना है, मतलब आपका 6 आवर्स तो रिवीजन और PYQ सॉल्विंग में जाएंगे। उसके बाद आपको डेली 2 मॉक टेस्ट भी देने हैं इसके साथ, पर वो मॉक टेस्ट आप सिर्फ 2.5 घंटे में दोगे और 1 आवर आप उसकी एनालिसिस भी करोगे। तो 1 आवर आप उन सारे मॉक टेस्ट की एनालिसिस करोगे, उस एनालिसिस को अगले दिन के रिवीजन में इंक्लूड करोगे और ये साइकिल आप कॉन्स्टेंटली 15 दिन तक रिपीट करोगे, राइट। जब आप ऐसा 15 दिन तक कर लोगे तो आप जब रिवीजन भी कर रहे हो, मतलब सिलेबस पूरा भी रिवाइज हो रहा है, नहीं छूट रहा है ना, सब हो रहा है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा रिवीजन रह गया, बाकी उन्होंने तो रिवीजन कर लिया, मेरा रिवीजन भी हो रहा है, मेरे PYQs भी सॉल्व हो रहे हैं, एक बार सारे PYQ मेरी आंखों से गो थ्रू हो जाएंगे, मैं मॉक टेस्ट भी दे रही हूँ, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी कर रही हूँ और उससे मैं अपने अगले दिन की रिवीजन को और बेहतर भी कर रही हूँ।
राइट। सो इस तरीके से जो बच्चा जिस जोन में काम कर रहा है, जो भी इसके मार्क्स आ रहे हैं, वो 15 दिन अगर अच्छे से स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। देखिए हर स्ट्रैटेजी हर बच्चे के लिए नहीं फॉलो हो सकती ना, आप समझिए इस बात को कि अगर एक तरफ मैं आपको अमिताभ बच्चन को खड़ा करके दे दूं और एक तरफ उनका कोई हम शक्ल, तो आई एम श्योर हम सब पहचान लेंगे ना कि हम शक्ल कौन है और रियल अमिताभ बच्चन जी कौन है, ऑफ कोर्स। तो आप डुप्लीकेसी या जो पायरेसी कर रहे हो ना स्ट्रैटेजी की, कि आप सारी एक कॉपी कर लो स्ट्रैटेजी और अपने ऊपर सब पे लगा लो, वो नहीं चल सकता। हर बच्चा अलग है, हर जोन का बच्चा अलग है, हर बच्चे की कमी अलग है, तो सबके लिए हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो भी अलग होनी चाहिए। इसलिए हमें 2 स्ट्रैटेजीज पे काम करना है। पहले हम देखना है हम कौन सी स्ट्रैटेजी में फिट हो रहे हैं। 600 से ऊपर जाने वाली स्ट्रैटेजी, हमारे 600 मार्क्स आ रहे हैं, हम 650 का टारगेट करें तो हम ये करेंगे। और अगर ऐसा है कि हम उससे नीचे हैं, 550 भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, 550 टच करना इज डिफिकल्ट, विल गोइंग टू फॉलो द प्रीवियस स्ट्रैटेजी, राइट। इसके साथ अपनी प्रिपरेशन को एक नया एलिवेशन दीजिए आप लोग, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।